खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च और बड़े भैया मतलब agarwalpackers.in proud to associate with our film Baghi 4 releasing on the 5th of September at a theatre near you. श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में अशोक के चिन्ह को लेकर बवाल। उपद्रवियों की भीड़ ने अशोक चिन्ह को तोड़ा। रिनोवेशन में अशोक चिन्ह लगाए जाने का विरोध। 3 दिन पहले लगाया गया था अशोक चिन्ह। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गणेश सवारी में लव जिहाद की झांकी पर बवाल। समुदाय विशेष के लोगों ने झांकी पर किया पथराव। झांकी में लगे दाढ़ी, टोपी और बुर्का वाले पुतलों पर आपत्ति। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। केरल कांग्रेस के बीड़ी वाले पोस्ट पर मचा बवाल। लिखा बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। विवाद बढ़ने के बाद मांगी माफी। बीजेपी बोली ये बिहार के लोगों का अपमान। पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात। सभी 23 जिलों में जल प्रहार से मचा हाहाकार। अब तक 43 लोगों की गई जान। दिल्ली में लगातार खतरे के निशान के पार यमुना। सोनिया विहार, यमुना बाजार, अंबेडकर नगर समेत कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। भारत चीन की दोस्ती से बौखलाए ट्रंप। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीरें शेयर की। कहा हमने चीन के हाथों भारत रूस को खो दिया। गहरे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे। फैसला आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट से इन दिनों दुनिया में गंभीर चर्चा छिड़ी हुई। पहले ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया। रूस से कच्चा तेल पर खरीदने पर बार बार धमकाने की कोशिश की, लेकिन भारत की कूटनीति से ट्रंप का टैरिफ वार लगता है कि उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को सबसे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। मतलब ये समझिए कि ट्रंप ने SCO समिट की तस्वीर शेयर करते हुए संकेत दिया है कि रूस और भारत के चीन की तरफ जाने को वो अमेरिका के साथ रिश्ते खत्म करने की तरह देख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने ये अपेक्षा कर रहे हैं कि टैरिफ पर भारत अमेरिका को सॉरी बोले। यानी अमेरिकी प्रशासन दो तरह से द्वंद्व में दिख रहा है। जाहिर तौर पर दुनिया में चीन अभी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और अमेरिका को एशिया में दबदबे के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की जरूरत थी, जिसको लेकर अमेरिका ने दशकों मेहनत की थी। लेकिन रूस, चीन, भारत की तिकड़ी दुनिया की सबसे मजबूत ताकत मानी जा सकती है। ट्रंप की समस्या यह है कि वो खुद जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग नहीं रोक पा रहे हैं। हमास के पास अभी भी इजरायली बंधक हैं। एलन मस्क से ट्रंप की दोस्ती टूट चुकी है। उन्हीं के कार्यकाल के पूर्व NSA बोल्टन उनकी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ वॉर से दुनिया भर में ट्रंप की आलोचना झेलनी पड़ रही है। इधर भारत GST स्लैब में कटौती कर देश के व्यापार को प्रोत्साहित कर रहा है। और भी बहुत सारी तस्वीरें, बस ये रिपोर्ट देखिए। दर्द छलका तो बात की, भारत को खोने की बात कही। दुनिया में इस वक्त चर्चा बढ़ी।
टैरिफ की धमकी उल्टी पड़ी, बनी भारत चीन रूस तिकड़ी। तिकड़ी की ताकत काफी अहम, क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर दर्द छलका है। ट्रंप ने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घ और समृद्ध हो। यह बात ऐसे समय कही गई है जब टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय में संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले चीन के तियानजिन शहर में SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी से हुई बातचीत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दरअसल ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर शुल्क यानी टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में खटास आ गई है, जिसमें भारत के रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस समय उनके पास इस विषय पर कहने को कुछ भी नहीं है। ट्रंप के बयान से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी बड़ी बात कही थी। बोल्टन ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए हैं। बोल्टन ने हाल ही में ब्रिटिश मीडिया पोर्टल LBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगता है कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत का वर्चस्व नहीं हो और सभी राष्ट्र समान अधिकार के साथ सहभागिता करें। पुतिन के इस बयान को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा रूस ने अमेरिका को भारत और चीन को नहीं धमकाने की नसीहत भी दी थी। जाहिर है रूस के राष्ट्रपति ट्रंप को देर सवेर यह पता चल गया है कि भारत उनका हर लिहाज से अच्छा मित्र था, चाहे वो रणनीतिक मसला हो चाहे आर्थिक साझेदारी हो। अमेरिका और भारत के रिश्ते दशकों की मेहनत से अच्छे हुए थे, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी हरकतों से सीमित करने की कोशिश की और अब ट्रूथ सोशल पर उनका बयान भी सामने आ गया है। यानी यूं समझिए कि अब या तो अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए कुछ फैसलों में बदलाव कर सकता है, जिसकी उम्मीद कम ही लगती है, लेकिन संबंधों को लेकर आगे बढ़ चुकी भारत, रूस और चीन की तिकड़ी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है और यह अमेरिका के रणनीतिक मामलों के लिए शायद बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमने इस विषय को लेकर जनता की भावनाओं को समझा।
टटोलने की कोशिश की कि आखिर लोग इस पर क्या कहते हैं। इसलिए एक सर्वे भी हमने कराया। सर्वे में कुछ सवाल थे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत रूस जो तमाम तरह की परिस्थितियां हैं उसमें भारत रूस और चीन की एकजुटता से अमेरिका घबरा गया। 69%, 69% लोगों ने कहा कि बिल्कुल घबरा गया है। 20% लोगों ने कहा अमेरिका नहीं घबराया है और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या ग्लोबल ट्रेड पर अमेरिका फर्स्ट नीति ने एशियाई देशों में ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा कर दी है। 67%, 67% लोगों ने कहा हाँ पैदा कर दी है। 19% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 14% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, टैरिफ वॉर से अमेरिका और भारत के बीच उपजे तल्ख रिश्तों पर आपकी राय क्या है। 24% लोगों ने कहा ये लंबा चलेगा, दीर्घकालिक है। 40% लोगों ने कहा ये अल्पकालिक है, कुछ समय की बात है। और 20% लोग बोले थे कि सब कुछ ठीक है और 10% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। महेश सचदेव, पूर्व राजनयिक, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शरद कोहली, वरिष्ठ अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पूर्व डिप्लोमेट के पास चलूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ट्रंप तो कंफ्यूज थे ही, क्या अमेरिका कंफ्यूज हो गया? क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप अपने सोशल मीडिया के जरिए यह कहने की कोशिश करते हैं कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। अब उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, गहरे और अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। दूसरी तरफ उनके वाणिज्य सचिव कहते हैं कि जब भी भारत और अमेरिका बैठेंगे तो भारत को ट्रंप से माफी मांगनी पड़ेगी। यह अमेरिका में हो क्या रहा है? जी, ये मेरे ख्याल से उलटबाजियां हो रही हैं, जिसका कि पूरा श्रेय ट्रंप साहब को जाता है और उनके पक्षधर जो कुछ नामी गिरामी नेता हैं जैसे वाणिज्य सचिव या आर्थिक सलाहकार, उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया है इन संबंधों को विकृत करने का। जैसा आप कह चुके हैं कि पिछले 25 साल की मेहनत के बाद दोनों पक्षों ने अपने संबंधों के अंदर एक ऐसी जागरूकता, ऐसी समझ लाई थी जिससे कि दोनों के संबंध मधुर ही नहीं बल्कि क्रियान्वयन के दौर पर चल रहे थे। क्वाड बना, I2M बना और IMEC बना, ये सब चीज़ें हुई। और लेकिन पिछले 6 महीनों में ट्रंप साहब के दूसरे कार्यकाल में ये सब भरमरा करके ढह गया है और इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली परिस्थिति आ गई है, जबकि ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो किसी भी तरह से इस हार को जीत में परिवर्तित करना चाहते हैं। जी, मेरे साथ संजय कुलकर्णी साहब भी मौजूद हैं। उनके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कोहली साहब। शरद कोहली साहब के पास मैं चलूंगा, पूछने की कोशिश करूंगा। शरद कोहली साहब, क्या यूएस की राजनीतिक और आर्थिक ध्रुवीकरण को हिलाकर रख दिया है ट्रंप साहब ने, उनकी टीम ने, उनकी आर्थिक नीतियों ने, उनके टैरिफ में? क्योंकि इतनी ज्यादा चिंता उन्हें सताने लगी है। पहले तो आप सभी लोगों को धकेला रहे थे, अब जब चीन, भारत और रूस एक साथ खड़े हो गए तो आप कह रहे हैं कि साहब हमने उन्हें खो दिया है। तो ये आखिर है क्या? नमस्कार मनोज, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। मुझे लग रहा है ट्रंप साहब जो है वो बहुत भावात्मक हो रहे हैं और जो वो बातें कर रहे हैं ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक स्तर पर ऐसी बातें, ये तो ऐसा होता है कि कोई अपनी पुरानी उसकी दोस्त हो और वो दोस्त उसको खो जाए, वो किसी और ग्रुप में जाके बैठ जाए
तो आप उसकी फोटो लेके बैठते हैं सिर पे हाथ रख के, भाई ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों डांट दिया, मैंने ये गलती क्यों करी, ये तो कहीं और जा बैठी या जा बैठा वगैरह वगैरह। ये कुछ इस प्रकार का नैरेटिव मुझे दिखाई दे रहा है कि फोटो सामने रख के वो ट्रुथ सोशल पे अपने कमेंट कर रहे हैं, तो उनका खुद का किया धरा है, इसमें वो किसी को क्या ब्लेम खो। और दूसरी बात, मुझे ऐतराज सख्त है मनोज, ये खो दिया वाली बात से। अरे भारत और अमेरिका के आप संबंध देखें तो वो ट्रंप साहब तो अब आए हैं, ट्रंप साहब अपने पहले 4 साल आए थे, उसके बाद बीच में बाइडेन साहब आए। भारत और यूएस के दशकों पुराने संबंध हैं, मैं आपको बता देता हूं कैसे हैं। साइंटिफिक संबंध है, स्पेस में सचिन नासा और इसरो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं स्पेस पर। पीपल टू पीपल संबंध है, 60 लाख के करीब वहां भारतीय रहते हैं और सबसे प्रॉस्पेरस वहां पर भारतीय कम्युनिटी है। 1,20,000 औसतन मीडियन इनकम है भारतीय कम्युनिटी की, जो कि सबसे ज्यादा में से एक है। वहां का सारा मेडिकल सिस्टम भारतीय चलाते हैं, वहां का टेक्नोलॉजी सिस्टम भारतीय चलाते हैं। और भारत में बड़ी बात कहने जा रहा हूं मनोज, करीब 1,000 अमेरिकन कंपनियां इस समय काम कर रही हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट ऑफिसेस ले लूं, यहाँ पर एक लीजो ऑफिस होता है वो भी ले लूं, तो करीब ये गिनती 1500 से भी ऊपर चली जाती है। इतने बड़े मात्रा में अमेरिका यहाँ पर इन्वेस्टेड है। पता नहीं ट्रंप साहब क्या सिर पे हाथ रख के कह रहे हैं हमने तो भारत को खो दिया। अरे कहां खो दिया आपने, ऐसा कोई और सबसे बड़ी बात, भारत ने मनोज आज भी बातचीत के रास्ते खुले रखे हुए हैं। भारतीय वित्त कॉमर्स मिनिस्टर का अभी पीयूष गोयल साहब का बयान आया कि नवंबर में शायद हमारी डील हो जाए। ट्रंप साहब ऐसी बातें कर करके इस दूरी को बढ़ा रहे हैं, ट्रंप साहब ऐसी बातें करके दरवाजे बंद कर रहे हैं, ट्रंप साहब ऐसी बातें करके ऐसा लग रहा है मनोज कि एक अंग्रेजी में वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। उनको इंडिया से ऑब्सेशन हो गया है। जब वो पॉलिश प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं तो पोलैंड और अमेरिका के बीच में बात हो रही है, वहां भारत का जिक्र आ जाता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, उसमें भारत का जिक्र आ जाता है। मुझे लगता है, मुझे ये पता है कि किस्सा कैसे याद आ रहा है मनोज, रावण था ना, तो उसको रामायण में एक प्रसंग आता है, जब वो रात को नींद भी आती थी उसको, तो एक दिन उसने मंदोदरी का गला पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा क्यों पकड़ा, कहते मुझे सपने में दिखा मेरे साथ राम लेटे हुए, तो उन्होंने उनका गला पकड़ लिया। मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब को सपने भी आजकल भारत के आ रहे हैं और सब उनका खुद का किया धरा है। इसके लिए कोई भारत ने क्या किया था मनोज, हम ये समझ ले, भारत ने सिर्फ कहा था कि हमारा कृषि और हमारा डेयरी प्रोडक्ट, हमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं, सब 60 से 70% आबादी हमारी कृषि पर आधारित है, ये सब जानते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और हमारा डेयरी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है। आप नॉन वेजिटेरियन मिल्क बनाते हैं, आप अपने गऊ और भैंसों को आप नॉन वेजिटेरियन चारा डालते हैं, आप चाहते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट क्या। हमने यही तो कहा था कि भाई हम कृषि और डेयरी पे हम राजी नहीं हो सकते, बाकी चीजों पे आप बातचीत करिए। इतनी सी बात का उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बना देना। पहले 25% लगा दिया, फिर आप रशिया से ऑयल लेते। अच्छा, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा शी जिनपिंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी ये 2 दिन पहले मैं उनका पढ़ रहा था। उससे पहले बोले पुतिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब कह रहे भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया। पहले वो अपने मन में ये फैसला कर ले कि कौन उनका दोस्त है, किसको किसके हाथों खो दिया और सारा ये किया धरा किसका है। मुझे लगता है एक आईना सामने रख के ट्रंप साहब को इस बात को सोचना चाहिए और भारत का अपने मन से ऑब्सेशन हटा देना चाहिए। भारत के रिलेशन व्हाइट हाउस से बाहर निकल के बहुत बड़े रिलेशन है, सिर्फ व्हाइट हाउस की ऐसी सोच आ रही है, वहां पर नहीं है, लेकिन कम से कम इसे लेकर ट्रंप साहब को अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बयान सुनवाना चाहता हूं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, रूस और चीन के संबंधों पर शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की है और एससीओ समिट पर हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड ने यहां तक कह डाला है कि भारत को टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका से माफी मांगनी पड़ेगी और 1 से 2 महीने के भीतर वो अमेरिका से बातचीत के लिए भी तैयार हो जाएगा। लुटनिक की टिप्पणी भारत अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्ते को और खराब कर सकती है। एक बार सभी को हम ये बयान सुनवाना चाहते हैं, सुनिए। I think yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president. So I think yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president.
संजय जी, सुना आपने, एक तरफ शरद साहब जिक्र कर रहे थे कि पीयूष गोयल जो कि केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छे लहजे में कहा कि ऐसे कोई अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है, इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ हम लोग बैठेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए हॉवर्ड साहब क्या कर रहे हैं कि भारत को 1-2 महीने में बैठना पड़ेगा और ट्रंप साहब से टैरिफ के मुद्दे पर भारत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मतलब बची खुची जो थोड़ी बहुत उम्मीद है उसे ट्रंप और उनकी टीम खत्म करना चाहती। मनोज भाई धन्यवाद। मैं कहूंगा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। हमने देखा कि ट्रंप 1 में पाकिस्तान एक डीमन था, बहुत बकवास देश, और ट्रंप 2 में भारत के साथ उन्होंने रिश्ते खराब करके वहां पे आसिम मुनीर को गले लगा लिया, उनको बुला लिया। तो ट्रंप जो है वो आगे, अगर आप अमेरिका का पहले भी देखें कि कतर में किस प्रकार के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए किया, मैं बोल नहीं सकता हूं, और सबको मालूम है किस प्रकार से रिचर्ड निक्सन और किसिंजर ने बात कही। तो ये उनका ये है, लोकतंत्र है। जरूर अब दर्द झलक रहा है, अब उनको लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, क्या करे, सार्कास्टिक बोले, कैसे बोले, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि अमेरिका के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है। इन्फ्लेशन खा रहा है, जिस प्रकार से वो मिलिट्री को डिप्लॉय करे, तो इसके बावजूद भी जो भी अपने को देखने को मिल रहा है, आपको हैरानी होगी कि भारत की जो आर्मी की एक एक्सरसाइज चल रही है अलास्का में, उसके अलावा हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे खत्म नहीं होता है। ये दीज आर ऑल डिप्लोमेटिक थिंग्स। कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, उसको उन्हें लगता है कि भारत जो है एक सबसर्विएंट स्टेट बन करके रह जाए, क्योंकि उनके लगता है कि चीन के साथ जिस तरीके से उन्होंने व्यापार करने की कोशिश की, उन्होंने सोचा डेमोक्रेटाइज करके चीन को एक अपने स्ट्रीम में लाएंगे। अब खुद ट्रंप उसी रूल ऑफ लॉ, वही कानून और टैक्सेशन वाले उनके पीछे लगे रहते, वो भी बिलियनियर बन गए, और चीन ने भी उसी WTO को इस्तेमाल किया और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गया, चाहे वो कम्युनिस्ट स्टेट हो। तो ये जो तरीके हैं ये होते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो स्थिति है ज़्यादा देर तक चलेगी। मकसद साफ है कि उन्होंने, उनके करतूतों ने, उन्हीं के तरीके के जो शब्दों का जो चयन उन्हें किया है वो बिल्कुल खिलाफ। उन्हें शायद नहीं लगता या उन्हें मालूम नहीं, ये भारत एक पुरानी सभ्यता है, बात करने के तरीके होते हैं, किस तरीके से डिप्लोमेसी में। जरूर एक लोकतंत्र है, अमीर आदमी है, अमीर देश है, जो कहे ऐसे नहीं होता है। रूस है, चीन है, ये सब पुराने सभ्यताएं हैं, उनके साथ बात कैसे करना है, किस तरीके से करना है। कभी कोई बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, कोई बेस्ट एनिमी होता है। अब पुतिन जी कह रहे हैं कि भारत एक ऐसी जबरदस्त इकोनॉमी है, अमेरिका इस तरीके से बातें करता है, और वो बोल रहे हैं ये डेड इकोनॉमी है। तो क्या इस तरह के शब्द, और भारत के अंदर भी लोग हैं, सवाल तेल का नहीं है, तेल तो एक बहाना है, निशाना कुछ और है। मकसद है कि चीन के बरखिलाफ कार्रवाई भी करनी है, नहीं भी करनी है, और मतलब एक मल्टीलेटरल जो वर्ल्ड है, वो अभी वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रॉस रोड पर है। क्या वो यूनिलेटरल अमेरिका चाहता होगा कि हमारा जो वर्चस्व है वो खतरे में है, और क्योंकि हमारा वर्चस्व खतरे में, उन्हें लगता है कि चीन जो है ऐसे नहीं, हम ना चीन के साथ है ना हम अमेरिका के बरखिलाफ है, हम अपने देश के बारे में सोचते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा, हर कोई अपने देश के बारे में सोचता है। तेल तो बिल्कुल है, बार बार कहूं, तेल एक बहाना है, और अगर आप तेल में मान जाते वो कुछ और मानते, तो आप उंगली देंगे, वो हाथ पकड़ करके आपको दबा देंगे। तो भारत ने अपने अस्तित्व के लिए, भारत ने अपने आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हमने अपना जो स्टैंड है क्लियर करना है। हमने अभी तक किसी ने भी भारत के अंदर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिससे भारत और अमेरिका के रिलेशन खराब हो जाए। कभी भी नहीं खराब होंगे, बहुत पुराने संबंध है, अच्छे संबंध है। पूरी अमेरिकन इकोनॉमी में भारतीयों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सब कोई जानता है, अमेरिका में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे नहीं है। लेकिन ये जो शब्दों का इस्तेमाल है, उनके जो खासकर कलाकार हैं जो जिस प्रकार से बातें करते हैं, उनको देख करके जरूर बुरा लगता है। ये अच्छे संबंध कल तक, मैं कहूंगा कि चीन के साथ कल तक खराब थे, आज सुधर रहे हैं। कल तक अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, आज बिगड़ गए हैं। तो मैं जैसे कहता हूँ, नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप साहब का व्यवहार है
और ट्रंप साहब की जो स्थिति है, उनका जो पूरा ऑफिस है, उनकी जो टीम है, जिन लोगों ने सबने मिलकर उन्हें राष्ट्रपति बनाया, सबने मेहनत कर कर उनको यहां तक पहुंचाया, वो टीम भी आज उनके साथ नहीं है। महेश जी, अगर देखा जाए, आप तमाम दूसरे देशों में आपके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन आपके घर में आपकी आलोचना हो रही है। यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट है, भाई सुप्रीम कोर्ट में भी तो टैरिफ का मुद्दा चल रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही आपके टैरिफ के मामले को अगर अवैध ठहरा दिया, तो जितने भी देशों के साथ आप डील कर चुके हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सब पर रोक लग जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इस बात की चिंता ट्रंप साहब को सताने लगी है। लेकिन डिप्लोमेसी के तौर पर मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं। भारत ने अभी तक कोई भी सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी। लगातार हर रोज ट्रंप साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चीन के साथ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन भारत एकदम शांत है। भारत नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसा वाक्य या कोई भी ऐसा बयान जाए जो संबंध में और कटुता बढ़ाए, क्योंकि भारत भी जानता है कि वैश्विक परिवेश में आपको एक दूसरे से मिलजुल कर चलना पड़ता है। और जैसा कि संजय जी ने कहा कि आज आपके संबंध ठीक नहीं है, कल सुधर जाएंगे, तो क्यों तल्खी पैदा किया जाए? इसलिए भारत शांति से देख रहा है, और भारत यह समझ रहा है कि आप अपने घर में घिर गए हैं, आपको झुकना ही पड़ेगा, और जब हम आपके सामने खड़े होंगे तो आप बोलेंगे सॉरी इंडिया। महेश जी। जी, आपने बहुत लंबा वक्तव्य दिया। उसमें अगर सारांश के हिसाब से मैं आपको जवाब दूं जी, तो इसमें कुछ विरोधाभास हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रंप साहब की जो पहली अवधि थी, पहले 4 साल जब वो राष्ट्रपति रहे थे, तो उस समय वो बाहर के थे, वॉशिंगटन कॉकस से दूरी थी उनकी। पहली बार कोई राष्ट्रपति बने थे, किसी पद पर पहली बार आए थे, वो प्राइवेट सेक्टर में थे, और उनको ये मलाल रहा कि पहली अवधि में वॉशिंगटन कॉकस ने उनको घेर लिया और उनको अपनी तरह से काम नहीं करने दिया जी। तो दूसरी बार जब ये चुनाव होकर जीत करके आए हैं, तो इन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखा है जो कि उन्हीं के वफादार हैं और एक तरह से चापलूस हैं। तो आपने फिलहाल पिछले हफ्ते देखा होगा कि एक कैबिनेट की मीटिंग में लोग बाग एक से बढ़कर एक तारीफों के पुल बांध रहे थे, और नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को मिले इस बारे में सब दलाली कर रहे थे जी। तो ये सब क्या दिखाता है कि ट्रंप साहब का जो तौर तरीका है उसमें संशोधन करने के लिए वो उनके पास कोई फीडबैक देने वाले नहीं हैं, जो कि मीडिया या और तत्व थे या जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उनके या कांग्रेस का जो था मामला, उसमें भी जो है उन्होंने किसी तरह से अपने संबंध सुधारे हैं, और इस वक्त दोनों हाउसेस में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात आपने की, पहले टर्म में उन्होंने ऐसे जजों को अपॉइंट किया जो कि उनके पक्षधर हैं, और हो सकता है कि वो जो टैरिफ के ऊपर जो फैसला आएगा उसमें वो ट्रंप साहब का पक्षपात करें। लेकिन जैसा आपने फेडरल रिजर्व में देखा होगा, पावेल साहब जो गवर्नर हैं फेडरल रिजर्व के, उनको ट्रंप ने ही अपॉइंट किया था, और आज ट्रंप उनको निकालना चाहते हैं। उनको उनसे खुश नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट घटा नहीं रहे हैं। तो अमेरिका में सिस्टम कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है। तो ये जो है वो एक खलल है, और अमेरिकी डेमोक्रेसी एक इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी है, ये इससे साफ जाहिर होता है। अब इसमें दूसरी तरफ अगर आएँ तो ट्रंप साहब ने जिस तरह से बड़बोली करके अपने पुल जला दिए हैं और देशों के साथ, उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना है, और ये
बढ़ने जा रहा है। आप देखें तो ट्रम्प साहब की पहली तिमाही, इस साल की पहली तिमाही में यूएस की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट -0.3% रही है। दूसरी तिमाही में इसके मुकाबले में ग्रोथ रेट बढ़ी है, लेकिन उसमें भी इसलिए बढ़ी है क्योंकि आयातकों ने ज़्यादा सामान बाहर से मंगाया, क्योंकि अगस्त में टैरिफ लगने वाले थे। तो इसको लेकर के वो ग्रोथ 3.3% हो गई है। अब जबकि महंगी चीज़ों का आयात करके उन पर टैरिफ लगा करके अब दाम बढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर्स को खामियाजा भुगतना होगा। और फिर अगले साल जनवरी के बाद जो है वो चुनाव का माहौल हो जाएगा कांग्रेस में। जैसा आप जानते हैं हर 2 साल में चुनाव होते हैं, और ये ट्रम्प साहब को चिंता सता रही है कि वे कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का जो बहुमत है वो खो सकते हैं। और उसके बाद कई चीज़ें जिनमें महाभियोग तक शामिल है वो लगाया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि इप्स्टीन का मसला, जो कि एक बड़ा स्कैंडल बन चुका था और जिसमें ट्रम्प साहब के चरित्रहीनता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो मसला फिर से गरमा रहा है और उसकी फाइलें अभी कोर्ट में पेश होनी बाकी हैं। तो ये सब चीज़ें ये बहुत बड़े संकेत आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़े संकेत महेश जी आप दे रहे हैं। आपने जो जिन बातों का जिक्र किया कि जो अगर ट्रम्प साहब के चेहरे पर शिकन है, उन्हें चिंता सता रही है, तो चिंता इस बात की भी सता रही है कि उनके घर में अभी आने वाले समय में और कितने खतरे हैं जो उनके खुद के लिए, उनके अपने राजनीतिक करियर के लिए, उनकी इमेज के लिए एक बड़ा सवाल हो सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शरद हैं। शरद साहब, गहरे अंधेरे चीन, क्योंकि चीन किस तरीके से अपने व्यापार की जकड़ में लेता है देशों को, यह अमेरिका ने भी महसूस किया है, यह भारत ने भी महसूस किया है। ट्रम्प साहब एक बात तो है, भारत को आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपने भी तो साथ छोड़ दिया है ना। बिल्कुल, देखिए चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 19 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर की है, तो उनको लगता है सबसे नजदीक अगर उनके कोई चीन बहुत जल्द कोई पहुंच सकता है तो वो चीन है। और जिस प्रकार से चीन ने पिछले 2-3 दशकों में अपना दबदबा बनाया है, इससे ट्रम्प साहब को निरंतर डर लगता रहता है। अब कुछ ये भी है इसमें मनोज के थोड़ा ट्रम्प साहब उनके जो आंतरिक दिक्कतें हैं अपने यहाँ, अभी महेश साहब ने बहुत अच्छी बताई, एप्स्टीन फाइल्स हैं और 38 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका के ऊपर उधार चढ़ चुका है। और इसमें से आखिरी का जो ट्रिलियन डॉलर है, 38वां ट्रिलियन डॉलर, वो मात्र 48 दिन में चढ़ा, जबकि उससे पहले ये 1.5 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब चढ़ जाता था जी। तो अमेरिका बुरी तरह कर्ज के नीचे दब चुका है और वो रातों रात यहाँ फैक्ट्रियां लाना चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्रियां लग जाएं, यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाए, जो अमेरिका दशकों पहले हुआ करता था, वो हो नहीं सकता। तो मुझे लगा ट्रम्प साहब कुछ ऐसी इच्छा कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है, और ये ना मिलने की वजह, क्योंकि वो संभव नहीं है। अगर वो चाह रहे हैं कि भारत उनसे माफी मांगे, तो एक इंग्लिश में शब्द होता है ड्रीम ऑन, कि आप सपने देखते रहिए, भारत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हम माफी मांगे। किस चीज की हम माफी मांगे? कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश किया। और एक साइकोलॉजी में एक पुरानी थ्योरी होती है, हमने 5 राउंड्स की बातचीत करी मनोज, ध्यान दीजिएगा जी। साइकोलॉजी में थ्योरी होती है और बड़ी साधारण थ्योरी, आपने भी सुना होगा, जब कोई रूठ जाए उसको जब कोई मनाने आए तो मनाता है ना, भाई आप कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं, तो मान जाना चाहिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा, मनाने वाला छोड़ देगा, वो अपने प्रयास छोड़ देगा। उसके बाद आपकी वैसी हालत हो जाएगी जैसी ट्रम्प साहब की है, कि आप ना तो अब आप सिर्फ खिसियाएंगे बैठ के, क्यों चाहेंगे अब आके कोई मेरे को सॉरी बोले, अपने आप कुछ कहने लायक है नहीं, अपनी त्रुटि आप ठीक करने लायक है नहीं, और दूसरा सॉरी बोलेगा नहीं, तो बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ी हो जाती है जो मनाने पर ना माने। तो ट्रम्प साहब ने अपने लिए ऐसी परिस्थिति खड़ी कर ली है। ऊपर से मुझे यह भी लग रहा है मनोज कि आंतरिक मामलों से ध्यान भी थोड़ा सा भटकाया जा रहा है। अमेरिका की जो आंतरिक परिस्थिति है, वहां पर नौकरियां इस समय है नहीं, नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है, छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुकी है, किराए नहीं दे पा रहे हैं लोग, मॉर्टगेज अपनी नहीं दे पा रहे हैं। इन सब चीजों को देख, और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आपने सुना होगा वो नेशनल गार्ड्स लगा रहे हैं, उन्होंने वॉशिंगटन में लगाए हैं
और भी कई जगह वो नेशनल गार्ड्स लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप ये नेशनल गार्ड्स क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर। तो जगह जगह शहर शहर ये प्रोटेस्ट भड़क रहा है। और मुझे एक अंदेशा और है मनोज, जो मैं अभी जतलाना चाहूंगा। वो अंदेशा है कि अमेरिका से जो आने वाले आंकड़े हैं, चाहे वो जीडीपी के हों, चाहे वो अमेरिका के शेयर मार्केट में जो पैसा भी लग रहा है, मुझे ये अंदेशा है कि ये आंकड़े अब हमें पूरी तरह से सच नहीं नजर आ रहे हैं। जो बात हम पहले चीन के लिए कहा करते थे कि चीन में पारदर्शिता नहीं है, वहां पर मीडिया को इजाजत नहीं मिलती है, वहां से जो आंकड़े आते हैं कुछ पता नहीं वो आंकड़े सही है गलत है। आज ये अंदेशा मैं अमेरिका के लिए भी जतलाता हूं, क्योंकि जो आंकड़े और जिस प्रकार से वहां की शेयर मार्केट, आपको हैरानी होगी, जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहां की शेयर मार्केट रोज नए नए, वहां पर 3 इंडाइसेस चलती हैं, डाउ है, एसएनपी है, नैस्डैक है, 3 वहां पर स्टॉक एक्सचेंज की इंडाइसेस चलती हैं, तीनों नए नए शिखर छू रही हैं। आप सोचिए, जहां नौकरियां हैं नहीं, इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है, स्मॉल बिजनेस बंद हो रहे हैं, ऐसी जगह में शेयर मार्केट वहां की बल्ले बल्ले कर रही है। तो ये मुझे एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति लग रही है। तो ट्रम्प साहब की मैंने तो आपको आखिर क्यों है, क्यों ये शिखर क्यों छू रहे हैं, वहां कौन सी पुड़िया खुल रही है बाबा की? ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। और स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट करना, अगर आप और कोई सरकार अगर इस हद तक आ जाए कि वो स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट करे, आप अपने इन्वेस्टर्स को बोलिए देखिए स्टॉक मार्केट कैसे चलेगी, आप उसमें पैसा डालते जाइए तो ऊपर जाएगी। तो ट्रम्प साहब को ये कहने को मिल जाता है कि देखिए हमारी शेयर मार्केट तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, जबकि शेयर मार्केट सीधा सीधा किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने का शॉर्ट टर्म पैमाना नहीं होती है। ये संभव हो सकता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, आपके बाकी के आर्थिक पैमाने पूरी तरह दुरुस्त ना हो, और उसका उल्टा भी हो सकता है। अब भारतीय शेयर मार्केट आप देख लीजिए, भारत के इस समय पैमाने जो हैं वो सारे के सारे 7.8% की ग्रोथ है, तो हमारी शेयर मार्केट इस समय कमजोर पड़ी हुई है। जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, कमजोर पड़ी हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में सीधा इंडिकेटर नहीं होता है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वॉल स्ट्रीट पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि कुछ पीछे से धागे खींचने पर वहां पर इन्वेस्ट करके मार्केट को चढ़ा रहे हैं, ऐसा मेरा अंदेशा है। क्योंकि जो आंकड़े और जो देश की परिस्थिति है उनमें समन्वय नहीं बन रहा है मनोज, मैं ये कहना चाह रहा था आर्थिक दृष्टि से। तो ट्रम्प साहब की मैंने आपको मानसिक दशा बताई, उस रूठे हुए व्यक्ति की तरह जिसको मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं माना, और अब हम अपना चुपचाप बैठ गए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई बातचीत के रास्ते खुले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत डिप्लोमेसी के जरिए बहुत कुछ कर रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो सर्वे के 2 सवाल हैं, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर में अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। 64% 64% लोगों ने कहा बिल्कुल वो अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 13% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या अमेरिका को भारत के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है? 88% लोगों ने कहा बिल्कुल जरूरत है। 8% ने कहा ऐसा जरूरत नहीं है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। संजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कौन सी डिप्लोमेसी है, डिफेंस डिप्लोमेसी कौन सी है कि एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, दूसरा हमारे रक्षा सौदे को लेकर जो HAL है और GE है उनके बीच बातचीत चल रही है इंजन खरीद को लेकर। इसके साथ साथ जो तेजस 113 इंजन खरीदने को लेकर सौदा हुआ है, उस पर GE कहती है कि आप चिंता ना करें, टैरिफ वॉर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हम गारंटी लेते हैं, और भारत दोनों पर बातचीत कर रहे हैं। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? देखिएगा, जो दिखता है वैसे नहीं होता है। और अभी आप डिप्लोमेट, अभी भी मैं जैसे बता रहा था, हमारा ट्रेनिंग टीम है वहाँ पे, जो हम लोग एक्सचेंज ऑफ ट्रुप्स करते हैं, आज की तारीख में अलास्का में है। तो ये तो कार्रवाई चलती रहेगी। GE इंजन है, वो तो 2 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने निभाना था। क्योंकि इजराइल और युद्ध के कारण वो नहीं दे पाए, यूक्रेन के कारण नहीं दे पाए, क्योंकि जो भी वो कह रहे थे क्योंकि उनको रीस्टार्ट करना था तो GE का फैक्ट्री जो इंजन हमको 40 पोर्ट चाहिए। तो ये तो कार्रवाई होती रहेगी। आप मानिएगा, ये जो है दिस इज अ पासिंग फेज, और इस पासिंग फेज में सब गुजरते हैं, ऊपर नीचे होता है। मैंने जैसे कहा 71 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भी हुआ। उस वक्त जब सैंक्शन लगे, क्या कहा उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 1% ऑफ द GDP, आज की तारीख में है 0.5% ऑफ द GDP। तो हम लोग धीरे धीरे करके
द होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बात नहीं करनी, तो ऐसे नहीं होता है। आप चीन के साथ देखिएगा, अपने संबंध इतने अच्छे नहीं थे, पर $100 बिलियन का बिजनेस चल रहा है, और मोस्ट ऑफ इट ऑलमोस्ट 80, अभी तो ऑलमोस्ट $99 बिलियन का तो इन फेवर ऑफ चाइना है। तो ये सब होता रहता है, तो इसमें नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के संबंध जब अच्छे होते हैं तो नॉर्मली जो एनवायरमेंट है वो ठीक रहता है। हमारे वहां पे 60 लाख लोग रहते हैं, आना जाना उनका पूरा नासा, उनका पूरा कंप्लीट सिस्टम इज ऑलमोस्ट मैन्ड बाय द इंडियंस। आप देखते क्या हो रहा है उधर, इंडियन है या इंडियन बॉर्न है अमेरिकन, तो रिश्ते किसी भी देश के साथ। और ट्रम्प साहब जो है, जब तक वो अपना प्रेसिडेंसी छोड़ेंगे, वो सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, सबसे बुजुर्ग। 82 साल की उम्र में वो फाइनली वो राष्ट्रपति पद छोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है उम्र का भी वो थोड़ा बहुत तकाजा होगा उनके बातचीत में। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है, उनका दर्द जरूर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि उनकी जो तरीका था वो गलत था, और इस तरीके से उन्होंने भारत के साथ, खासकर भारत के साथ उन्होंने इस तरह के जो संबंध है और इस तरह की जो टैरिफ को लेकर के उन्होंने कहा वो ठीक नहीं है। वो भी भारत से उन्होंने आइसोलेट करके कहा कि भारत के कारण जो रूस है और यूक्रेन की लड़ाई है, जबकि चीन जो है वो ज्यादा तेल ले रहा है, यूरोपियन यूनियन ज्यादा गैस ले रहा है, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया रूस से तेल खरीद रहा है, ये अपने टर्की खरीद रहा है, जापान खरीद रहा है। तो हम लोगों को टारगेट क्या है क्या लेना, और हम लोगों को कहना कि आप 25% पेनल्टी टैरिफ लगेगा क्योंकि आप रूस से तेल खरीदते, ये एक विंडिक्टिवनेस जो कहते हैं, ये जो विंडिक्टिवनेस है। और सिर्फ ट्रम्प की नहीं, आई थिंक डीप स्टेट ऑफ यूएस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। वो शायद उनके जो सलाहकार हैं वो उनको ठीक सलाह नहीं दे रहे कि किस तरीके से एक पुरानी सभ्यता, एक पुरानी, अगर दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों एक लोकतंत्र है, वो सबसे पुराना है, हम सबसे बड़े हैं, हम भी कोई अभी कमजोर नहीं है। धीरे धीरे करके विश्व की चौथी आर्थिक हमारे पोजीशन है, वेरी सून विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके जो सलाहकार हैं वो शायद ठीक सलाह नहीं दे रहे, वो या वो सोचते होंगे कि मतलब किसी तरीके से रोल करके भारत जो है मान जाएगा, क्योंकि भारत को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। तो सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी, ये वो कि इसके बिना नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर भी भारत हो रहा है, धीरे धीरे इंडिजिनाइजेशन भी हो रहा है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है वी मस्ट वेट एंड वॉच एंड नॉट बी रश इनटू अ डिसीजन और इन टेकिंग अ स्टैंड कि अमेरिका और भारत के रिश्ते तो अब खराब हो गए, देयर इज नो वे वी कैन मेंड इट, ऐसे नहीं है। इट्स जस्ट एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वन ऑफ दोस थिंग्स, सूनर और लेटर द रिलेशंस विल इंप्रूव। जी, महेश जी मेरे साथ मौजूद है। महेश जी, अगर किसी भी देश की विदेश नीति को देखा जाए तो उसकी देश की विदेश नीति में बहुत बड़ा या बहुत चेंज नहीं आता है, बहुत संभल कर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी हाल के सिनेरियो में आप देखें तो विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन आया, चाहे वो चीन की हो, भारत की हो या फिर अमेरिका की हो। 180 डिग्री यहाँ पर घूमी है। अब ऐसे में आप क्या देखते हैं, भविष्य क्या देखते हैं अमेरिका को लेकर, भारत को लेकर, चीन को लेकर या रूस को लेकर? सवाल काफ़ी कठिन है और व्यापक है। तो सिद्धांतों को लेकर के चलना होगा। सिद्धांत तो ये कहते हैं कि हर देश अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहता है, और ये हित बदलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर दिशा एक ही रहती है। कभी किसी देश के साथ ये हित सीधे पड़ते हैं, कभी किसी के साथ उल्टे पड़ते हैं। तो एक तो ये दशा है जो कि हमारे डिप्लोमेसी में, जब मैं 11 साल राजदूत रह चुका हूँ, तो उसमें वो ये दिशा एक कुतुबनुमा की तरह से हमें इंगित करती है। दूसरी जो सिद्धांत चलता है वो ये है कि पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी होती है। जैसा कोई देश आपके साथ करता है, घूम फिर करके लंबी अवधि में आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो जहाँ तक हितों का सामंजस्य का सवाल है, जैसा कि और पैनलिस्ट ने भी कहा है, अमेरिका और भारत के हित एक
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हम दोनों डेमोक्रेसी हों, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हों, अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करने वाले हों और हाईटेक की तरफ जाने वाले हों, तो हमारे हित एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और ये पिछली 25 सालों के दौरान ये एक दूसरे के और करीब आए हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े हैं, व्यापार बढ़ा है और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ा है। तो इन हितों को आगे चल के सीधा रखना, ये दोनों देशों के राजनयिज्ञों का, राजदूतों का, विदेश नीति बनाने वालों का ये उत्तरदायित्व होता है। अगर ट्रंप साहब इस उत्तरदायित्व को निभाना नहीं जानते तो इसका असर उभय पक्षों की बीच के संबंधों पर लाजमी है। ये अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि भारत एक संतुष्ट देश है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है और हम इस छोटी अवधि को पार पालेंगे और संबंध फिर से सामान्य होंगे। पर अंततः ये कहना होगा कि अगर ये इस तरह का गाली गलौच, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल और आर्थिक दबाव जारी रहता है तो इसका भारत अंतकाल तक अपना दूसरा गाल वॉशिंगटन की तरफ नहीं देने वाला है। भारत को विकल्प देखने होंगे, भारत को उनका प्रतिकार करना होगा, जैसा कि चीन ने किया है। चीन के ऊपर 135% टैरिफ लगाए गए और चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और साथ ही रेयर अर्थ देना बंद कर दिया। तो ट्रंप साहब ने फिर इन टैरिफ्स को स्थगित किया और 2 बार स्थगित कर चुके हैं, लेकिन भारत के प्रति वो स्थगन नहीं आया है। तो अंततः लगता यही है कि भारत को भी कड़ा रुख अख्तियार करना होगा और इस कड़े रुख की एक झांकी जो भारत एससीओ में प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री 7 वर्षों के बाद चीन का दौरा किया है, वो एक इसकी झलक देता है कि हमारे पास विकल्प हैं और इन विकल्पों को साधा जा सकता है जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि भारत को अमेरिका ने खोया नहीं है, हम उसके थे ही नहीं, हम सिर्फ भारतीय हितों के थे। और कोई भी सरकार अच्छी तरह समझती है कि कोई भी देश उसकी गिरफ्त में नहीं होता है। भारत वॉशिंगटन की गिरफ्त में नहीं था और ये कहना कि हमने खो दिया है और हम चीन की गिरफ्त में अंधकारमय इलाके में चले गए हैं, ये सब नाटकीयता है और वास्तविकता से इसका लेना देना बहुत कम है। जी लेना देना बहुत कम है। मैं डॉक्टर शरद के पास चलूँगा। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि महेश जी ने भी बताया कि जब ये टैरिफ लगने वाला था तो बहुत सारे अमेरिका के लोगों ने माल खरीद लिया और माल चल रहा है तो अभी उतना ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दिया। अमेरिका की इकॉनमी अभी ठीक ठाक चल रही है। भारत में भी एक बड़ा परिवर्तन आया है, जीएसटी में रिफॉर्म लाया है, बहुत सारे संकेत तो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। आने वाली परिस्थितियों को देखकर आप क्या कहते हैं, अगर इस पर बात बनती है तब भी और नहीं बनती है तब भी? देखिए, बात बन जाती है फिर तो सारा मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसा व्यापार पहले हो रहा था वैसा शुरू हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। महेश साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि खोया उसको जाता है पहले जिसको आपने पाया हो। एक हम कोई उनके वो नहीं थे, मैं यहाँ कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिसको आपने खो दिया। भारत एक नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो करता है बहुत पहले से। को भारत गुटबाजी में विश्वास नहीं रखता। हमारे जितने अच्छे रिश्ते अमेरिका से हैं उतने ही अच्छे रिश्ते रूस से हैं, उतने ही अच्छे रिश्ते हम चाइना के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो या ना हो, ये समय बताएगा। और यूरोप से भी उतने ही है। अब ये परिस्थिति अगर यहाँ से बिगड़ती है तो मुझे लगता है इसमें जो लूजर हैं वो अमेरिका होगा,
क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था यहां से आगे जो जीएसटी के अभी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है, आने वाले आपको जो तिमाही होगा अक्टूबर से दिसंबर का तिमाही, इसमें आपको इस जीएसटी कटौती का असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको जो इनकम टैक्स की 12 लाख की जो लिमिट हुई है उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने जो इतनी बड़ी मात्रा में रेट कट किया है अर्थव्यवस्था पे, उसका असर दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था हमारी खराब है, 7.8% से तो हम अभी बढ़ रहे हैं। दिक्कत अमेरिका में है, भारत में दिक्कत नहीं है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अगर भारत से उसने व्यापार नहीं किया तो भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बस यहीं पर वो गलती कर रहे हैं, इसी को लेके वो पॉजेसिव हो रहे हैं। एक शब्द पॉजेसिव होता है, मैं आपके बहुत अधिकार जमाने की जब कोई कोशिश करता है तो मुझे लग रहा है ये ऑब्सेशन उनको छोड़ना पड़ेगा। भारत एक सॉवरेन देश है, हमारी संप्रभुता और हमारी सुरक्षा और हमारा अपना अस्तित्व हमारे हाथ में है, हम किसी दूसरे के हाथ में उसको नहीं देना चाहते हैं। हम व्यापार चाहते हैं। और एक चीज और ट्रम्प साहब भूल रहे हैं मनोज, वो ये कि दो देशों के बीच में व्यापार एक स्वाभाविक तरीके से उभरता है। जो चीजें आज अगर अमेरिका से हमारा 40-42 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, तो इसका कारण है कि हम सामान अच्छा बनाते थे, हम सामान सस्ता बनाते थे और अमेरिका नहीं बना पाता था। आज हमारा अगर चीन से 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है तो चीन वो सामान हमारे से सस्ता बनाता है, क्वालिटी भी बेटर बनाता है, हम यहाँ नहीं बना पा रहे। तो ये तो एक नेचुरल इवोल्यूशन है, ये कोई जानबूझ के नहीं किया जाता है, ये डेफिसिट बन जाता है, इसको डिमांड और सप्लाई बनाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्रम्प साहब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हालांकि वो रियल एस्टेट में ज्यादा है, 175 करोड़ उन्होंने जिस देश से कमाए उसको वो डेड इकोनॉमी बोल देते हैं, पर उनको मुझे लग रहा है व्यापार के जो सिद्धांत है इकोनॉमी में, मुझे 35 साल हो गए अर्थशास्त्र की लाइन में, मैंने कभी ऐसा व्यापार नहीं देखा मनोज जो सिर पे गन रख के किया जाए कि आप ऐसा करिए वरना इस डेट तक करिए वरना। ये कोई व्यापार ऐसे नहीं हो, आप एक आध बार कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर तो व्यापार नहीं चल पाएगा क्योंकि मांग नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि संबंध हमारे खराब नहीं हुए हैं, हमारे संबंध बहुत विस्तृत हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे हैं। इसको हमको ट्रम्प साहब के चश्मे से, ट्रम्प साहब का अंग्रेजी में प्रिज्म कहते हैं, उस प्रिज्म से हमें नहीं देखना चाहिए। पीपल टू पीपल संबंध बहुत गहरे हैं, लोगों के यहाँ पर रिश्तेदार, भाई बहन, बेटी दामाद, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, नाना नानी, लोग वहां से यहाँ रहते हैं। 60 लाख लोग रहते हैं, ना जाने कितनी कंपनियां यहाँ पर काम करती है, भारत की कई कंपनियां वहां काम करती हैं, हमारी सबसे बड़ी आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस जैसे के वहां दफ्तर हैं। कैसे ट्रम्प साहब कह सकते हैं हमने खो दिया? ये खो दिया का अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आया, पहले था या क्या खो दिया? तो मुझे लग रहा है कि सोच समझ के बयान देने चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल पर आप एक एक शब्द को तोल तोल कर बोलना चाहिए, किसी भी शब्द को बोलने में गैर जिम्मेदाराना अंदाज नहीं होना चाहिए। यही सुनने को मिल रहा है। उनके वो जो पीटर नकारो साहब हैं वो तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, आज ये बोल रहे हैं। आप जो पिछले लोग थे, जैक सलीवान थे, उनकी आप बात सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है और भारत के बारे में वहां के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो आप अच्छे भले दोस्त को, इतने पुराने दोस्त को आप जानबूझ के दूर धकेले जा रहे हो। तो मुझे लगा, और ट्रम्प साहब के ये मनोज आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ट्रम्प साहब के बयानों में कंसिस्टेंसी भी नहीं है, स्थिरता नहीं है। मैंने बताया ना, शी जिनपिंग साहब को उन्होंने 2 दिन पहले दोस्त बोला है, मैं आपको दिखाऊंगा उनका ट्वीट। उन्होंने कहा शी जिनपिंग इज अ वेरी गुड फ्रेंड। कभी कहते हैं आई लव पाकिस्तान, आसिम मुनीर को बिठा के व्हाइट हाउस में आप बिरयानी खिला देते हैं क्योंकि आपकी एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस नाम से कंपनी है, उसको आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं और आप क्रिप्टो काउंसिल वहां बनवा देते हैं, तो इसलिए आपको पाकिस्तान प्रिय हो गया, तो भारत को दूर धकेल दो। ये इस प्रकार से डिप्लोमेसी नहीं होती है, ये दशकों के संबंध। और मुझे नहीं लगता है मनोज कि ये संबंध खराब होने वाले हैं। एक अंग्रेजी में कहावत होती है, दिस टू शैल पास। ये भी एक समय है ट्रम्प साहब का। हम तो प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले और वो भारत का महत्व इस विश्व में आजकल जो है उसको जल्द से जल्द पहचाने और भारत के सपने लेने भी कम करें, भारत से ऑब्सेशन भी कम करें, तो उनको ठीक तरह से समझ आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और देश बने रहते हैं, व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति के लोगों के व्यक्तिगत हित भी चले जाते हैं, लेकिन देशों के हित बने रहते हैं और उन्हीं देशों के हित पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं जो आने वाले समय पे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम महेश जी का, शुक्रिया करेंगे संजय जी का, शुक्रिया हम करेंगे डॉक्टर शरद का जो विस्तार के साथ हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला जब डाला MDH गरम मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH
यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की बीजेपी सरकार मिशन उन्नति के तहत किसानों और युवाओं को कौशल विकास प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने की दिशा में वर्ल्ड बैंक के साथ किया 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा कार्यक्रम लागू। 4000 करोड़ रुपए का है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट। यूपी एग्रीज के तहत वर्ल्ड बैंक से 2737 करोड़ रुपए ऋण मंजूर। पूर्वांचल बुंदेलखंड में आधुनिक तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा। कृषि उत्पादकता बढ़ने से 10 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। यूपी एग्रीज में 30% होगी महिलाओं की भागीदारी। 28 जिलों के 319 ब्लॉक के किसानों को लाभ मिलेगा। मत्स्य पालकों, कृषि क्षेत्र से जुड़ी MSME इकाइयों को सीधा फायदा। AI प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष बनेंगे नौजवान। रोजगार, स्टार्टअप कल्चर को मिलेगा बढ़ावा। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। मिशन उन्नति योजना उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना। यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH